अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो पिछले वाले लेक्चर से कंटिन्यूएशन में होगा। पिछली मर्तबा हमने जो ये 4 या 5 ऑर्गेनील्स हैं जिनके हवाले से हमने बात की थी, उसमें बेसिक जितने भी हमारे पास फंक्शनल ऑर्गेनील्स हैं लाइक राइबोसोम्स, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडीज, इनके ऊपर बात हुई थी। 2 या 3 और जो आपके ऑर्गेनील्स रह गए हैं उनके ऊपर आज बात करेंगे हम पहले, और उसके बाद फिर हम न्यूक्लियस के हवाले से बात करेंगे। नई स्क्रीन शेयर हो गई है तो मुझे बता दीजिएगा आप लोग, हैंड रेस कीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर हो गई है ब्लैंक। ऑलराइट, तो हमारे पास जो इन एडिशन टू दीज ऑर्गेनील्स जो हमने डिस्कस किए कौन कौन से थे? गोल्गी बॉडीज, उनका काम है पैकेजिंग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मल्टीपल फंक्शंस, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये 5 ऑर्गेनील्स हमने कर लिए थे। इसके बाद जो हमारे पास जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं, जो फर्दर जो ऑर्गेनील्स हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें, जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स हैं उनमें एक है लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम्स बेसिकली आपकी डाइजेस्टिव वैक्यूल या डाइजेस्टिव बॉडी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है कि ये जो डिफरेंट डाइजेशन की जो प्रोसेसेस हैं उनको ये स्पीड अप करता है या काम करता है उसके ऊपर। किस तरह से होता है कि आपको मालूम है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारे यहाँ, उनके हमारी जो बॉडी में उनका काम है वो बेसिकली फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ करते हैं पिनोसाइटोसिस। नाउ पहली जो चीज दिमाग में आएगी वो आएगी फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में फर्क क्या है, आना चाहिए था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि फेगोसाइटोसिस में लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज पार्टिकल का अपटेक होता है बाय द सेल, लार्ज पार्टिकल और सेल्यूलर अपटेक बाय सेल, यानी एक सेल दूसरे सेल का अपटेक कर लेता है या उसके कुछ जो मेजर पार्ट्स होते हैं उनका अपटेक कर लेता है, तो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, यानी लार्ज मॉलिक्यूल है उसका अपटेक हो रहा होता है। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स एंड और वाटर और लिक्विड, यानी सॉल्युबल लिक्विड के अंदर कोई भी सॉल्युबल पार्टिकल्स अपटेक। हमारा जो भी फूड पार्टिकल्स, हमारा जो भी फूड मटेरियल है जो सेल के अंदर एंटर होता है वो बेसिकली इतना डिसॉल्व होता है सराउंडिंग लिक्विड के अंदर कि उसके लिए फेगोसाइटोसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे जितने भी रेगुलर सेल्स हैं जो अपनी जगह मौजूद रहते हैं और किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह इन प्लेस होकर अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन तमाम के तमाम सेल्स के अंदर फेगोसाइटोसिस नहीं होती है, पिनोसाइटोसिस होती है। ठीक है जी, फेगोसाइटोसिस हमारी बेसिकली जो डिफेंस सेल्स हैं वो करते हैं। ठीक है जी, इनमें आपके पास आ जाते हैं फेगोसाइट्स,
ल्यूकोसाइट्स में फिर आपके पास आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिनका काम है फेगोसाइटोसिस करना और किलिंग एंड डिग्रेडेशन करवाना। ठीक है जी। तो ये क्या होता है कि ये आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस सेल्स होते हैं, जो कि किसी भी किस्म का जो एक्सटर्नल मटेरियल या पार्टिकल होता है या ऑर्गेनिज्म होता है जो सेल के अंदर एंटर हो जाता है, उसको फेगोसाइटोस करके उसको डाइजेशन करवाते हैं। अब जो मसला है, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, से फॉर एग्जांपल हम फेगोसाइटोसिस की बात करें या पिनोसाइटोसिस की बात करें, जो डाइजेशन का जो एक्चुअल प्रोसेस है, दैट बेसिकली टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम्स. Lysosomes contain is a membrane bound vesicle, membrane bound structure. And it contains, पहली बात तो इसके बारे में ही हो गई, and it contains different digestive enzymes. इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स में आपके पास हर तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए आपके पास होगा अमाइलेज, ठीक है जी। उसके बाद फिर प्रोटीन्स के लिए पेप्टाइडेज। अच्छा, इसमें फिर बहुत सारी तरीके हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज हो गया और पता नहीं कौन कौन से पेप्टाइडेज होते हैं, ठीक है जी। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, माइनोपेप्टाइडेज होता है, सेंटर से ब्रेक करने के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ द पेप्टाइडेजेस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हेन द वर्ड पेप्टाइडेजेस कम्स, दैट मींस दैट एंजाइम हैज टू डू समथिंग विद द प्रोटीन्स। अमाइलेज का वर्ड अगर आता है, अब उसमें कोई सा भी अमाइलेज ऐड करते जाएं तो वो जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता चला जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जब हम फैट की बात करते हैं तो फैट की डाइजेशन के लिए आ जाता है लाइपेज। इसके बाद फिर आपके पास होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, और इन न्यूक्लिक एसिड्स की डाइजेशन के लिए जो आपके पास कंपाउंड या जो एंजाइम्स हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियेसेस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जब भी ये एंजाइम्स किसी भी कार्बोहाइड्रेट के साथ, प्रोटीन के साथ, फैट के साथ या न्यूक्लिक एसिड के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो ये एंजाइम्स अपना काम शुरू कर देते हैं और इसकी डाइजेशन हो जाती है। जो सबसे लाइसोसोम्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि दे शुड रिमेन मेम्ब्रेन बाउंड। अगर तो ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहते हैं तो ये क्या करेंगे, ऑटोफेजी शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? ऑटोफेजी। एंड ऑटोफेजी शुरू कर देंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है? काइंडली मुझे हैंड रेस करके बताइए। यस मैम, आ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो मैम स्टूडेंट्स को ऐड कर लेती, वो वेट कर रहे थे। हाँ, कर लिया ऐड कर लिया। ठीक है जी। ऑटोफेजी के हवाले से जब हम बात करते हैं, जी रीबा हामिद, आपने हैंड रेस किया है, कोई सवाल पूछना है बेटा आपको? नो मैम, आप बोल रही थी आवाज आ रही है तो इसलिए हैंड रेज करा। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ऑटोफेजी के हवाले से बात हो रही थी। ऑटो मींस सेल्फ, फेजी मींस ईटिंग, ठीक है जी। तो ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है? सेल्फ ईटिंग, यानी आप जो है ये जो एंजाइम्स होते हैं वो, अच्छा यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम्स डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है जी। डाइजेशन का काम है उसका, बेसिकली जो भी चीज इसके सामने आएगी डाइजेशन के पर्पस को फुलफिल करेगा वो, ठीक है जी। तो अब ये होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड रहना इसका जरूरी है। अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ना रहे किसी भी वजह से, जो इसकी जो मेम्ब्रेन बाउंड एक्टिविटी है या जो इसकी जो मेम्ब्रेन बाइंडिंग है वो खराब हो जाए, मेम्ब्रेन फट जाए, बर्स्ट हो जाए, एंजाइम्स बाहर आ जाए, तो दीज एंजाइम्स आर मोर देन सफिशिएंट
कि वो जो है वो अपनी सेल को खा लेंगे, यानी फिर ये जो बन जाती हैं सुसाइडल बॉडीज। ठीक है जी, तो लाइसोसोम्स बेसिकली सुसाइड स्क्वाड भी कहलाता है आपका, कि अगर तो ये बर्स्ट हो गया तो ये फिर अपनी ही सेल को खुद से खा जाएगा। ठीक है जी, तो लाइसोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स, क्योंकि इनका काम क्या होता है कि ये आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको फुलफिल करते हैं। अब डाइजेशन होती किस तरह से, इसमें ये देख लीजिए, अब ये है, ये कोई फूड पार्टिकल है वो आके मेम्ब्रेन के करीब मौजूद हुआ है, तो अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ डीप होना शुरू होगी। अच्छा, अब ये हर दफा पहले से ज्यादा डीप होती चली जाएगी, और ये जो फूड मटेरियल है ये इसके साथ अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से हर स्टेप पे ये पहले से नीचे की तरफ आ जाएगा। एट द एंड क्या होगा कि ये इस तरह की शक्ल बन जाती है वेसिकल की। ठीक है जी, अब जो भी फूड पार्टिकल है अलोंग विद इट सराउंडिंग वाटर, ऑब्वियसली ये डिसॉल्व हुआ हुआ है तो ये इसके अंदर आ जाता है। आखिरी में जैसे ही ये मतलब मूवमेंट कंप्लीट होती है तो ये आपकी जो पिनोसाइटिक वेसिकल है ये मेम्ब्रेन को छोड़ देती है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है। अब ये जो पिनोसाइटिक वेसिकल है इसको हम क्या कह रहे हैं, ये प्लीज नाम याद रखिएगा, हम इसको कहते हैं पिनोसाइटिक वेसिकल। इन केस ऑफ फेगोसाइटोसिस, जैसे कि फेगोसाइट्स होते हैं या आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं या वो सारे डिफेंस सेल्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू फेगोसाइटोस, अगर तो उनके अंदर ये वेसिकल्स बन रहे हैं तो ये फिर क्या कहलाएंगे, फेगोसाइटिक वेसिकल्स कहलाएंगे। अच्छा, वहां पे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना फूड पार्टिकल फेगोसाइट्स हो सकता है ना कि आप ये समझो कि भाई फेगोसाइट्स फिर अपना फूड पार्टिकल भी फिर ज्यादा बल्क अमाउंट में लेते होंगे और फेगोसाइटोसिस होती होगी, नहीं जी ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये तो तमाम के तमाम सेल्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं कि अपनी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल तरीके से पूरी कर रहे होते हैं। यानी अगर बाकी की तमाम बॉडी के जो सेल्स हैं उनका उनका जो फूड है अगर पिनोसाइटोसिस से हो रहा है आ रहा है, तो फेगोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स भी पिनोसाइटोसिस के थ्रू ही अपना फूड लेंगे। जो इनको एडिशनल कैपेबिलिटी मिली हुई है वो ये है कि इन केस ऑफ डिफेंस, जब कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो गया है उसको किल करना है तब फेगोसाइटोसिस करेंगे। ये बात क्लियर हो गई है? प्लीज हैंड रेस करके बताइए मुझको। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब ये जो है पिनोसाइटिक वेसिकल जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर आती है इसके साथ आपके पास लाइसोसोम्स आके बाउंड हो जाते हैं। ठीक है जी, दिस इज, जब ये बाउंड हो जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में जो दोनों जो वेसिकल्स होती हैं, ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बना रही हूँ, जो दोनों वेसिकल्स होती हैं इनके दरमियान की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। नेट रिजल्ट क्या निकलता है इसका कि यहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो अपने इसके साथ मिक्स होते हैं और ये एक कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बन जाता है। ठीक है जी, अब ये डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल हो गई आपकी, या डाइजेस्टिव वेसिकल भी कह सकते हैं इसको। Now this digestive vesicle contains all the food material and all the enzymes present, all the enzymes required for the digestion of that food material. अब इस जो डिसॉल्व जो फ्लूइड है जो स्पिनोसाइटोसिस में, अगर इसमें कार्बोहाइड्रेट था तो उसके लिए आपके पास अमाइलेज मौजूद है, अगर उसमें प्रोटीन्स थे तो उसके लिए आपके पास पेप्टाइडेज मौजूद है, अगर उसमें फैटी मटेरियल था उसके लिए लाइपेज मौजूद है, और न्यूक्लिक एसिड का मटेरियल अगर उसमें मौजूद था तो उसके लिए आपके पास न्यूक्लियेज एंजाइम्स मौजूद है। ये तमाम की तमाम डाइजेशन होती है। डाइजेशन होने के बाद जो आपका जो रिक्वायर्ड फूड मटेरियल है लाइक अमाइनो एसिड्स हो गए या कार्बोहाइड्रेट हो गया
या स्मॉल फैट हो गया, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, इसमें से न्यूक्लियो जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सब सेपरेट होकर इस वेसिकल से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जहां इनकी रिक्वायरमेंट है। अब पीछे क्या रह जाता है, वेस्ट मटेरियल, जिसको अब बॉडी सेल के अंदर जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ से जब ये इसमें से ये तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो निकल जाती हैं, तो पीछे जो एक वेसिकल बचती है, इसको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी। और ये रेजिडुअल बॉडी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल लेके बैठी हुई होती है। तो इसकी मूवमेंट होती है फ्रॉम, अगेन वही तरीके से ये जाएगी बाहर की तरफ, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा और ये सेल से बाहर डिस्कार्ड हो जाएगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके जो तमाम जो फूड मटेरियल है वो सारा का सारा डिस्कार्ड हो जाएगा, मतलब फूड मटेरियल नहीं, जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? काइंडली रेज योर हैंड्स। यस मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब इसके बाद फिर दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। आगे आ जाते हैं, एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है जिसके हवाले से हमें बात करनी है, दैट इज पेरोक्सोसोम्स। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है इन द सेंस कि इसके पास जो है आपके पेरोक्साइड, अच्छा इसके लिए पहले हमें ये बात करनी होगी कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट फ्री रेडिकल्स आर? एनीबॉडी? Anybody kindly tell me, do anybody have any idea about free radicals? मैम जो पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, दैट वुड बी फ्री। नहीं, इस तरह का नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली होता यह है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, आइदर दे आर एनायंस और कैटायंस, ठीक है जी। तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके पास जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि पेयर्ड होने चाहिए टू कीप दैट योर कंपाउंड स्टेबल, उसमें क्या होता है कि उसमें से रेडिकल, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाता है, और जो जो आउटर मोस्ट जो आपका जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। उस एक इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये लोन पेयर जो है ये क्या कर रहा होता है कि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी पेयर करने के लिए, ये लोन पेयर किसी भी जगह से, जहां भी उसको मौका लगेगा, ये वहां से जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो उठा लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन पीछे किसी भी कंपोनेंट से उठाता है, तो जो पीछे जिसके पास से लिया होता है, अगेन वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है कि जी एक कंपाउंड था जो कि रेडिकल था, इसने एक स्टेबल कंपाउंड के ऊपर अटैक किया, ठीक है जी। इसने अपना जो है इलेक्ट्रॉन लिया, खुद को स्टेबल किया, और यहाँ पर एक रेडिकल बना दिया। अब ये क्या करेगा, इसका जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली वो लोन हो गया। अब वो अगेन वो क्या करेगा, इनअदर अपने आसपास कोई भी जो स्टेबल कंपाउंड होगा, ये स्टेबल कंपाउंड की तरफ अटैक करेगा, वहां से जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल करेगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। सो दिस इज अ चेन रिएक्शन, और इस चेन रिएक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर बड़ा नुकसान हो सकता है। किस तरह से नुकसान हो सकता है कि ये जो फ्री रेडिकल होता है, इसके 3 टारगेट्स हैं सेल के अंदर। हम सेल की बात कर रहे हैं, तो इसके जो सेल के जो टारगेट्स हैं, सेलुलर टारगेट्स हैं, वो क्या क्या हैं? नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नंबर 2 प्रोटीन्स, और नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड्स। यहां तक बात क्लियर है? एनीबॉडी? हाँ,
ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जब फ्री रेडिकल सेल के अंदर टारगेट करता है इन तीन चीजों को, सेल के अंदर आपको मालूम है हमने सेल मेम्ब्रेन में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को बना रहा होता है, उसके अंदर अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है बेसिकली वहां पे डबल बॉन्ड होता है, वहां पे पहले ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इजी टारगेट्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज प्लीज नोट कर लो अपने पास कहीं पे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इजी टारगेट्स फॉर रेडिकल अटैक। ठीक है जी, जहां डबल बॉन्ड मौजूद होगा रेडिकल सबसे पहले वहां जाके अटैक करेगा, और उस अटैक के नतीजे में क्या होगा कि वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग पे पड़ा हुआ है वो उसको लेके स्टेबल हो जाएगा। पीछे आपका जो 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 आपके पास जो कंपाउंड है वो रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन इजी टारगेट किस लिए है? क्योंकि हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन के जितने फॉस्फोलिपिड, जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कंपाउंड्स हैं जिनसे मिलके एक सेल की मेम्ब्रेन बनती है, दे ऑल कंटेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब क्या हुआ कि जी डबल बॉन्ड मौजूद है, और जब डबल बॉन्ड मौजूद है तो रेडिकल इंजरी होने के चांसेस भी उसी मिलियन एंड ट्रिलियंस के हिसाब से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो एक चीज, अब इसके नतीजे में क्या होगा, अगर तो सेल मेम्ब्रेन आपकी जो है वो अनस्टेबल है तो क्या हो सकता है कि सेल की जो परमिएबिलिटी है वो ऑल्टर हो सकती है। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो है सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, सेल के अंदर की चीजें बाहर जाना शुरू हो जाएंगी, बाहर की चीजें अंदर आना शुरू हो जाएंगी, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड बाय द सेल, बट इफ दैट हैपेंस दैट विल अल्टीमेटली लीड टू सेल इंजरी। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरा टारगेट है प्रोटीन का, जब प्रोटीन्स के अंदर आपको, अगर आप लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने अमाइनो एसिड्स पढ़े होंगे, तो अमाइनो एसिड्स के अंदर अगर आप नोट करें तो 2 या 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छे खासे डबल बॉन्ड्स मौजूद है। थोड़ा सा नोट दोबारा कर लीजिएगा, बायोकेमिस्ट्री में एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। देयर आर किसी एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, किसी कोई सवाल पूछना है क्या? यस मैम, थोड़ा सा रिपीट करें। क्या चीज रिपीट थोड़ा करो बेटा? जो अभी आप बता रही हैं ना वो रिपीट कर दें थोड़ा। कहाँ से रिपीट करूं ये बताओ ना। आपको लोन पेयर और रेडिकल फॉर्मेशन समझ में आ गया? मिस सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से समझाओ, ठीक है, ओके, माइक ऑफ कर दे, मैं बता दूं। सेल मेम्ब्रेन देखो, मैंने सेल मेम्ब्रेन के हवाले से जब मैंने बात की थी तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम भी, दोबारा बता देती हूँ चलो। ये आपका फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की 2 स्टेम्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ग्लोबुलर हेड है बेसिकली वो फॉस्फेट कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसके साथ उसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है। इतनी बात याद आई जो मैंने मेम्ब्रेन के हवाले से डिस्कस की थी? हैंड रेस कीजिए। यस मैम। या ठीक है। Yes. अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने बात की थी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 2 के ऊपर स्पेसिफिकली आपके पास फैटी एसिड्स लगे हुए होते। कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड लगा है, यानी देयर इज नो डबल बॉन्ड इन दैट फैटी एसिड। फिर जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मींस के वी हैव अ डबल बॉन्ड। अच्छा, ये जो किंकिंग बनाई है ना मैंने कि ये एक स्ट्रेट लाइन आके ये जो किंकिंग होती है, दिस बेसिकली इज टिपिकल ऑफ अ डबल बॉन्ड। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी किंकिंग होगी। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ये किंकिंग हुई हुई, एक ये किंकिंग हुई हुई है और एक ये हुई हुई है, तो ये जो 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फैटी एसिड के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे सिर्फ एक किंकिंग हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब ये जो डबल बॉन्ड के हवाले से जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बनी ही फॉस्फोलिपिड से। अब आपके हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में अगर हम बनाते चले जाएं मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन बना रहे, ऐसा ही है?
ठीक है जी। अगर ये इस तरह से ये बने हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड तो लाजमी मौजूद होगा अगर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। लेकिन जैसे हमने बात की ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी मोर देन वन मैक्सिमम 4 तक जाते हैं। तो अगर आपके पास इतने फैटी एसिड्स मौजूद हैं तो रेडिकल इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? कोई एक बच्चा बोले, बढ़ेंगे या घटेंगे? Someone please speak up. मैम क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर हर मॉलिक्यूल के साथ एक अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पे रेडिकल इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो क्या रेडिकल इंजरी होने के चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे सेल मेम्ब्रेन में? कम होंगे मैम। कम क्यों होंगे भाई? बढ़ेंगे मैम, बिकॉज कि वो हर जगह डबल बॉन्ड आ रहे हैं। एग्जैक्टली यही मेरा कहने का मकसद था कि डबल बॉन्ड्स की जितनी ज्यादती होगी उतना फ्री रेडिकल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। ये आपने मैम जो ये आपने चेन बनाई है इसमें से आपने बताया कि एक जगह मतलब एक पॉइंट के ऊपर डबल बॉन्ड बना हुआ, अगर इसी के साथ अगर किसी उसके अंदर 2 जगह बने हुए हो तो वो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। मैं बता देती हूँ, ये देखो ये बना हुआ है, वो इसी के साथ हो सकते हैं। हाँ हाँ इसी के अंदर ही होते हैं, इसी के अंदर होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब इसके बाद जो है जब ये कहानी हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल इस जगह पे अब हम एक चेन रिएक्शन बनाते हैं। यहाँ पे रेडिकल आया, इसने यहाँ पे क्या किया कि एक रेडिकल बना दिया, वो खुद स्टेबल हो गया, ये था रेडिकल। इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो है वो पेयर उठा लिया, यहाँ पे रेडिकल बन गया। अब ये क्या करेगा, ये इसके बराबर में जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा, यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, ये यहाँ से निकालेगा, ये यहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चेन रिएक्शन हो रहा है और बराबर के जितने एक दूसरे के बराबर बराबर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो फैटी एसिड चेन्स मौजूद हैं उनके अंदर रेडिकल इंजरी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है आपकी, उसकी परमेबिलिटी ऑल्टर हो जाती है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई थी, इस जगह पे रेडिकल चेंजेस आनी शुरू हुई हैं, ये जगह पे, तो ये जगह वीक हो जाएगी, और जब ये वीक हो जाएगी तो किसी भी वक्त इसके बर्स्ट होने के और इसके अंदर सुराख होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर ऐसा हो गया है तो जो कुछ सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपोनेंट्स पड़े थे, इस एक सुराख में से वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे, और जो इंट्रासेल्यूलर कंपोनेंट्स थे वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही होगा? यस मैम। ठीक है। Yes, उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका सेल जो है उसका जो एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रह पाएगा? नो मैम। क्या होगा उसके नतीजे में? सेल इंजरी, सेल बस्ट हो जाएगा मैम। जब ये सेल इंजरी होगी तो कोई भी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी भी डिजीज के होने से पहले बेसिकली सेल इंजरी होती है। कोई भी ऑर्गन है ना, अगर उसमें डैमेज होनी शुरू हो रही है तो उसका जो टारगेट है या जो उसकी जो स्टार्ट है वो बेसिकली सेल इंजरी से होती है। इंडिविजुअल सेल्स जो है वो इंजर होना शुरू हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में जब सेल्स की मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि सेल्स ही ऑर्गन्स बना रहे होते हैं, तो वही इंजर्ड सेल्स जो है वो फिर इंजरी जो है वो ऑर्गन तक ले आते हैं। इंडिविजुअल अगर 1 या 2 सेल्स के अंदर इंजरी हो रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल सेल्स के अंदर एक साथ इंजरी का प्रोसेस शुरू हो रहा है तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू ऑर्गन डैमेज। क्लियर? मैम जब ये जैसे सेल मेम्ब्रेन को जब ये करती है या प्रोटीन को जब रेडिकल करता है, तो जब तीनों में अलग अलग होंगे तो तीनों की डिजीज अलग अलग कॉज होंगी। दोबारा बोलो। मैं ये बोल रही हूँ कि आपने बताया रेडिकल जो अटैक करेंगे चाहे सेल मेम्ब्रेन पे करेंगे या प्रोटीन पे करेंगे या न्यूक्लिक एसिड पे, तो तीनों पे जब अगर वो अलग अलग करेंगे तो तीनों की अलग अलग डिजीज कॉज होगी। ऑब्वियसली बिल्कुल।
भाई अगर सेल मेम्ब्रेन में कॉज होता है तो सेल मेम्ब्रेन के बर्स्ट होने के नतीजे में सेल बर्स्ट होगा, ठीक है जी। प्रोटीन्स की वजह से होता है तो कोई एंजाइम फंक्शनलिटी एबनॉर्मल होगी, उसके नतीजे में जो एंजाइम के जो फंक्शंस हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू होंगे। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है कि जीन के ऊपर एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, तो जीन खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। थैंक यू तो सो मच। हर एक की वजह से अलग अलग बीमारी हो सकती है। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है जी। तो पहली चीज तो हो गई सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर आ जाता है, प्लीज माइक बंद करें, माइक बंद करें। अच्छा, फिर दूसरी चीज होती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ या तो इस तरह की एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में प्रोटीन्स stick to each other और break up, ठीक है जी। या altered 3D structure takes place। या तो प्रोटीन की जो चेन्स है वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी, या प्रोटीन की जो चेन है उसमें ब्रेक्स आ जाएंगे, या इन दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन से या किसी एक प्रॉब्लम के नतीजे में स्टिकी एंड्स जनरेट हो जाएंगे, और इन स्टिकी एंड्स के जनरेट होने के नतीजे में क्या होगा आपका कि जो और आपका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो अल्टर हो जाएगा। तीनों चीजों की वजह से जो एक मसला आएगा वो ये आएगा कि आपका जो क्या कहना चाहिए, जो आपका जो प्रोटीन है उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आई? स्टिकिंग होगी, प्रोटीन चेन का ब्रेकअप होगा, या ऑल्टरेशन इन द 3D स्ट्रक्चर होगा। तीनों सूरतों में आपका जो प्रोटीन है उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी निल हो जाती है। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि उस प्रोटीन से होने वाला जो भी काम है, अब वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो सकता है, वो प्रोटीन चैनल प्रोटीन हो सकता है, वो एंजाइमेटिक प्रोटीन हो सकता है, व्हाटएवर दैट प्रोटीन इज, व्हाटएवर फंक्शन दैट प्रोटीन इज परफॉर्मिंग, वो फंक्शंस ऑल्टर होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर तो ग्लाइकोलिसिस की से फॉर एग्जांपल साइकिल चल रही है और उसमें 2 प्रोटीन्स की जो है वो ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या होगा उसके नतीजे में कि आपकी जो ग्लाइकोलिसिस की 8 स्टेप्स हैं उनमें 8 इंडिविजुअल प्रोटीन एंजाइम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। 2 स्टेप्स के जो प्रोटीन्स हैं वो मौजूद ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है उस स्टेप से आगे की जो रिएक्शंस है वो स्टॉप हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, चाहे एंजाइम्स मौजूद हो चाहे एंजाइम्स मौजूद ना हो। दोनों सूरतों में जब इस तरह से ऑल्टरेशन आती है तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है आपका कि आपके जो प्रोटीन के फंक्शंस रुकना शुरू हो जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, जाहिर सी बात है एटीपी नहीं मिलेगा, पायरुविक एसिड भी नहीं बनेगा, तो मजीद जो एटीपी बनना और जो एनर्जी प्रोडक्शन होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, एनर्जी डिप्लीशन हो जाएगी, यानी एनर्जी की कमी पड़ जाएगी। और जब एनर्जी की कमी पड़ेगी तो सेल काम करेगा? नहीं करेगा। सेल काम नहीं करेगा तो वीक हो जाएगा, पहले बीमार होगा और उसके बाद मर जाएगा। ये बात समझ में आई? कोई चीज जो इसमें Yes, समझ ma'am. नहीं आई? यस मैम। आ गई, ओके। बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड्स के साथ भी यही मसला है कि न्यूक्लिक एसिड यूजुअली या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। अगर तो आरएनए है तो उसके अगर तो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गई, उस म्यूटेशन के नतीजे में मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ म्यूटेशन की, कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है। आपको मालूम है इसका काम क्या है हीमोग्लोबिन का, कि वो जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर और बाकी के ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करता है ताकि ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंच सके और ऑर्गन्स जो है वो जिंदा रह सके। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें 4 अदद प्रोटीन चेंज होती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। बीटा चेन की सिर्फ एक जो चेन है, 3 चेन्स नॉर्मल है, सिर्फ एक चेन के कार्बन नंबर 17 के ऊपर म्यूटेशन होती है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की, सिर्फ एक अमाइनो एसिड की म्यूटेशन होती है। उस एक अमाइनो एसिड की म्यूटेशन के नतीजे में जो डिजीज होती है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। बात समझ में आ रही है कि म्यूटेशन का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ Yes, पे ma'am. अब यहाँ पे मैं